हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर। तो आई सॉ कि आप में से काफी सारे बच्चों ने कमेंट्स में रीच आउट करा एंड कहा कि दीदी हमें हिस्ट्री स्टार्ट करना है। तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस एंड जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे यूरोप में एक ऐसा टाइम आया जब यूरोप का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो धीरे धीरे बदलने लग गया। ओके एंड हम लोग इसी क्लास में, इसी लेक्चर में पूरे चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हिस्ट्री में एक एक लाइन रीड कर करके समझा दिया करो, तो आज के क्लास में मैं ऐसे ही करूंगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम लोग रीड करेंगे और इन डिटेल समझेंगे। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को, जल्दी से इस लेक्चर को, इस क्लास को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी फन क्लासेस के लिए। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम लोगों ने देखा कि यूरोप में क्या होता है, 14th सेंचुरी से लेकर एंड ऑफ 17th सेंचुरी के अराउंड टाउन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा था, इस टाइम पे यूरोप में एक अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो 14 से लेकर एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक हम लोग देखते हैं कि यूरोप में अचानक से टाउन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं और एक अर्बन कल्चर डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, जो टाउन्स पीपल हुआ करते थे उस टाइम पे, टाउन्स पीपल मतलब ऐसे लोग जो शहरों में रहा करते थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग तो बहुत ही बढ़िया हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले रूरल एरिया ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, अगर आप 14th सेंचुरी से पहले के यूरोप को देखो तो रूरल एरिया थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। अब टाउन्स थोड़े ज्यादा आ गए हैं, तो अर्बन कल्चर थोड़ा ज्यादा डेवलप हो रहा है। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें लगता है कि हम बढ़िया हैं और हम लोग सिविलाइज्ड हैं। जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, हम उनसे ज्यादा बेटर है। एक ऐसी थिंकिंग लोगों में आने लग जाती है। इस दौरान पर्टिकुलरली कुछ शहर हैं जो थोड़े और डेवलप हो जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाउन्स पर्टिकुलरली लाइक फ्लोरेंस, ठीक है, वेनिस, रोम, ठीक है, ये जो कुछ टाउन्स हैं, दे बिकेम सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ये मेन शहर बन जाते हैं जहाँ पे लोग आर्ट को डेवलप करने लग जाते हैं। इनफैक्ट एजुकेशन, बुक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे, लिटरेचर डेवलप होने लग जाता है। ये एक ऐसा टाइम था, ठीक है, 14 से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक एक ऐसा टाइम आ चुका था जब आर्टिस्ट एंड राइटर्स को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जो रिच लोग होते थे ना, एरिस्टोक्रेट्स, याद आ रहा है एरिस्टोक्रेट्स क्या था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना यूरोप में कैसे डिवीजन हो रहा था। हमने पढ़ा कि क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट में होते थे, सेकंड एस्टेट में एरिस्टोक्रेट्स, थर्ड एस्टेट में कॉमनर्स। उसी डिवीजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर अलग है पर पढ़ तो यूरोप के बारे में ही रहे हैं, है ना, तो टर्म्स सेम रहेंगी। और इनकेस अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा इसी चैनल पे, उठा लो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम था जब आर्टिस्ट और राइटर्स, ठीक है, इन लोगों को रिच लोग बहुत पसंद करते थे, पैट्रनाइज करते थे, बहुत बढ़ावा देते थे। इसी दौरान क्या होता है, प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो जाता है। इससे पहले प्रिंटिंग के बारे में लोगों को पता नहीं था। जैसे ही प्रिंटिंग का इन्वेंशन होता है, क्या होता है, बुक्स को छापना, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को छापना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एंड लिटरेचर पूरे वर्ल्ड में धीरे 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 फैलने लग जाता है। ठीक है, यूरोप में क्या था, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप हो रही थी। ठीक है, लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया था कि हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम के लोग पता है क्या सोचते थे कि ग्रीक्स एंड रोमन लोग जो थे ना, वो लोग तो एंशियंट थे। हम लोग आज के टाइम पे जो कर रहे हैं, पेंटिंग करना, बुक्स लिखना, प्रिंटिंग करना, हम लोग तो उन एंशियंट लोगों से बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना रोमन्स के बारे में भी चैप्टर में, हिस्ट्री में। तो इन लोगों को अब ऐसे लगने लग गया था कि रोमन्स तो कुछ नहीं आता था उन्हें, एंशियंट लोग थे, हम लोग उनसे बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। ठीक है, religion came to be seen as something which each individual should
चूज फॉर हिमसेल्फ, ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। 14th सेंचुरी से पहले क्या होता था, चर्च के हाथ में बहुत ज्यादा पावर रहती थी एंड चर्च के लोग बाकी लोगों को ऐसे धमकाते थे कि तुम्हें ये करना है वो करना है। हमने देख रखा है ना कि क्लर्जी बहुत पावरफुल थी। बट अब एक ऐसा टाइम आ रहा था यूरोप में कि यूरोप के लोगों को लग रहा था कि रिलीजन तो एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को खुद चुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर रिलीजन फोर्स कर रहा है, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को खुद चुनना चाहिए। एक ऐसा विश्वास डेवलप हो रहा था। ठीक है, चर्च के लोगों के जो विश्वास थे उनको भी चैलेंज करने लगे थे लोग। इससे पहले क्या होता था, 14th सेंचुरी से पहले चर्च के लोग जो मर्जी कह देते थे कि यहाँ पे हेवन है, वहां पे हेल है। ठीक है, एंड लोग मानते थे। ठीक है, पर अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट अलग अलग चीजों का इन्वेंशन और डिस्कवरी करने लग जाते हैं। इनको सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। एंड जैसे ही हमारे साइंटिस्ट अलग अलग डिस्कवरी करने लगते हैं, हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, चर्च को चैलेंज करते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो पूछेंगे चर्च के लोगों से कि बताओ तुम्हारा हेवन कैसे काम करता है, बताओ हेवन का कहाँ प्रूफ है ना। तो अब एक ऐसा टाइम आ रहा था जब साइंस रिलीजन को चैलेंज करने लग जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के बारे में हम लोगों को कैसे पता। ठीक है, तुम्हारी दीदी बहुत कुछ बोल तो रही है, पर हम लोगों को कैसे पता इस टाइम पीरियड के बारे में, जरा वो हम डिस्कस करते हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री, 14th सेंचुरी की अगर यूरोपियन हिस्ट्री हमें जाननी हो तो हमारे पास काफी सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और टेक्सटाइल्स हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से हम लोग 14th सेंचुरी के यूरोपियन हिस्ट्री को समझ सकते हैं। एंड इन सारे चीजों को बहुत ध्यान से हमने प्रिजर्व करके रखा है। कहाँ पे, अलग अलग आर्ट गैलरीज में अगर आप जाओगे, म्यूजियम में जाओगे, तो आप बहुत आसानी से यूरोप, अमेरिका, यहाँ के 14th सेंचुरी के हिस्ट्री के बारे में जान पाओगे। 19th सेंचुरी के बाद हम लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग मतलब हिस्टोरियंस कहना स्टार्ट कर देते हैं कि रेनेसांस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब होता है रेनेसांस का, आपने ये वर्ड बार बार सुन रखा होगा, मे बी चैप्टर पढ़ने से पहले भी आपने सुन रखा होगा ये वर्ड। क्या मतलब होता है रेनेसांस का? पॉइंट 1 आपको याद रखना है कि 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। एंड इस वर्ड का लिटरल मतलब होता है रीबर्थ, मतलब जब कोई चीज फिर से बॉर्न होती है, रीबर्थ रेनेसांस का मतलब होता है। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि अब ये एक ऐसे टाइम पीरियड में जा रहे हैं जहां पे कल्चरली हर एक चीज रीबॉर्न हो रही है। पहले ऐसा ट्रेंड नहीं होता था ना कि राइटर्स, आर्टिस्ट ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड को लोग, हमारे हिस्टोरियंस अक्सर कहते हैं रेनेसांस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिले। ठीक है, एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने रेनेसांस के बारे में सबसे ज्यादा बात करी। एंड ऑफ कोर्स हमें उनका नाम याद रखना है। उनका नाम क्या था? जेकब बर्कहार्ट। ठीक है, 1818 से 1907 तक। कौन से यूनिवर्सिटी के थे? स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी से थे। एंड किसके स्टूडेंट थे ये? एक जर्मन हिस्टोरियन थे, लियोपोल्ड वॉन रैंक नाम के, उनके स्टूडेंट थे जेकब। ठीक है, अब ये जो लियोपोल्ड है ना, ये जेकब को एक बार सिखाते हैं। ठीक है, दैट प्राइमरी कंसर्न ऑफ हिस्टोरियन वाज टू राइट अबाउट स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स यूजिंग पेपर्स एंड फाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो लियोपोल्ड थे वो अपने स्टूडेंट जेकब को एक बार सिखाते हैं कि जेकब यार सुनो, मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। एक प्राइमरी कंसर्न हिस्टोरियन का क्या होना चाहिए? एक हिस्टोरियन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए स्टेट्स के बारे में लिखना और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में लिखना एंड अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फाइल्स को कलेक्ट करना एंड उसके बारे में लिखना। इतना ही काम होता है बस हिस्टोरियन का। ये लियोपोल्ड ने, मतलब रैंक ने, उनका सरनेम था, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम बार बार, दीदी बार बार नाम बदल रही हैं। लियोपोल्ड उनका फर्स्ट नेम, रैंक उनका लास्ट नेम। ठीक है, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को सिखाया कि तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम स्टेट्स के बारे में लिखो, पॉलिटिक्स के बारे में लिखो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखो। इतना ही काम होता है हिस्टोरियन का। बट ये चीज ब्रकहार्ट को पसंद नहीं आती। ब्रकहार्ट कौन? अगेन कंफ्यूज नहीं होना, जेकब ब्रकहार्ट। ठीक है, जेकब को ये चीज ना मतलब भाती नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं यार, हिस्टोरियंस तो कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे टीचर कि सिर्फ स्टेट के बारे में लिखो, उतना ही काम होता है हमारा।
ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, एक हिस्टोरियन की इतनी लिमिटेड सी डेफिनेशन तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। टू हिम पॉलिटिक्स वाज नॉट द बी ऑल, उनके लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं था हिस्ट्री में। ठीक है, उनको लगता था कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर, लोगों के कल्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा ब्रकहार्ट का मानना था। 1860 में क्या करते हैं, वो एक बुक लिखते हैं, बुक का क्या नाम था याद कर लो सब लोग, बुक में अंडरलाइन करो मेरे साथ, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस। ठीक है, तो ये एक बुक लिखते हैं। ठीक है, अब इस बुक में ये क्या करते हैं, he called his readers attention to literature, architecture, painting to tell the story of how a new humanist culture had flowered in Italian towns। तो इस बुक में वो क्या करते हैं, अपने सारे रीडर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे रीडर्स हैं, आप लोग अब से लिटरेचर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, पेंटिंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ये एक ऐसा टाइम है जब लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगा, और इस नए कल्चर को वो ह्यूमनिस्ट कल्चर कहते थे। ठीक है, और इटली में हम देखते हैं 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक ह्यूमनिस्ट कल्चर बहुत डेवलप हुआ। ह्यूमनिस्ट कल्चर मतलब एक ऐसा टाइम जब लोग लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे। ठीक है, इस कल्चर में, ह्यूमनिस्ट कल्चर में, इनके हिसाब से और क्या होता था, मैन एज एन इंडिविजुअल वॉज केपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजन। ह्यूमनिस्ट कल्चर में एक जो इंसान होता है, एक मैन होता है, वो एज एन इंडिविजुअल अपने लिए खुद से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ही वॉज मॉडर्न। ठीक है, तो ह्यूमनिस्ट कल्चर में एक मैन को मॉडर्न माना जाता है। इससे पहले जो 14 सेंचुरी से जो पहला वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को ये पर्सन कह रहे हैं कि ये टाइम पीरियड तो मेडाइवल टाइम पीरियड था। मेडाइवल टाइम पीरियड में क्या होता था, चर्च तुम्हें संभालती थी, चर्च तुम्हें बताती थी क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करना है। ठीक है, पर अब ये कह रहे हैं कि अब वो टाइम नहीं है, अब ह्यूमनिस्ट कल्चर है, अब तुम एक मॉडर्न इंसान हो और तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, तुम्हें चर्च के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसी के साथ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, एंड हमने ये भी कवर कर लिया कि सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, हमारे पास कहाँ से प्रूफ आ रहा है कि उस टाइम पे 14 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक यूरोप में क्या क्या हुआ, वो सब हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। ठीक है, कैसे अचानक से इटली की सिटीज डेवलप होने लगी, ये समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमारा जो रोमन एम्पायर है, वेस्टर्न पोर्शन जो होता है रोमन एम्पायर का, वो गिर जाता है। ठीक है, एंड इसी टाइम के अराउंड बहुत सारे शहर, ठीक है, इटली के खराब हो जाते हैं, मतलब वो भी मतलब एकदम खराब सी सिचुएशन में चल रहे होते हैं। देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, इस टाइम पे कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, एंड पोप इन रोम वाज सोवरेन। ठीक है, रोम के जो पोप थे, जो रिलीजियस हेड थे, वही अपने आप को सोवरेन मानते थे। सोवरेन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो सारे डिसीजंस को ले रहा है। ठीक है, पर स्टार्टिंग में तो पोप बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, नो डाउट स्टार्टिंग में पोप बहुत स्ट्रांग थे, पर धीरे धीरे क्या होता है, पोप की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जब रोमन एम्पायर गिर चुका है, इटली के कुछ टाउन्स सफर कर रहे हैं, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है लोगों को यूनाइट करने के लिए, और रोम के जो पोप हैं उनकी पावर भी कम होती जा रही है। इसी दौरान जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है वो रीशेप हो रहा था। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, फ्यूडल बॉन्ड्स का सिस्टम चल रहा था। क्या होता है फ्यूडल बॉन्ड्स, हमने पढ़ा अपने पिछले चैप्टर में, है ना। फ्यूडल बॉन्ड्स का सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक रिच लॉर्ड रहते हैं एंड उनके नीचे फार्मर्स काम करते हैं, है ना, एंड फार्मर्स लॉर्ड के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बदले में लॉर्ड उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उसे हम फ्यूडल बॉन्ड कहते हैं। तो वेस्टर्न यूरोप में तो क्या चल रहा था, फ्यूडल बॉन्ड का सिस्टम चल रहा था, लैटिन चर्च के लोग उस यूरोप को संभाल रहे थे। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में क्या था, उस टाइम पे एक साम्राज्य था जिसको हम कहते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा था, बाइजेंटाइन एम्पायर चल रहा था। इसी दौरान इस्लाम, ठीक है, इस्लाम जो एज ए रिलीजन है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारा वेस्ट का पूरा एरिया, वहां पे इस्लाम डेवलप हो रहा होता है। इसके बारे में आपको इन डिटेल नहीं पता है क्योंकि अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अभी के लिए समझ लो कि हाँ, इस्लाम डेवलप हो रहा था।
ठीक है। तो बाकी सारे एरियाज में कुछ कुछ चल रहा था, पर अगर हम इटली की बात करें तो इटली थोड़ा वीक एंड फ्रैगमेंटेड सा चल रहा था। ठीक है, इटली थोड़ा कमजोर था, इटली में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी, कोई यूनिफिकेशन नहीं थी, इटली कमजोर था और फ्रैगमेंटेड था, ऐसे इधर उधर बटा हुआ था। ठीक है, पर धीरे धीरे इटली में क्या होता है, लोग डेवलप होने लग जाते हैं और हम कहते हैं इटली का जो कल्चर है वो फिर से रिवाइव होता है। रिवाइव का मतलब समझते हो आप लोग? रिवाइव मतलब जब कोई चीज मर के फिर से जिंदा होती है ना, वी से इट हैज रिवाइव्ड। ओके, तो इसी दौरान क्या होता है, इटली का कल्चर धीरे धीरे रिवाइव होना स्टार्ट होता है। कैसे? अभी हमने पढ़ा बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में, साम्राज्य के बारे में, है ना। तो बाइजेंटाइन एम्पायर और जो इस्लामिक कंट्रीज थी, ये लोग बीच में अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इटली के कोस्ट में आना स्टार्ट कर देते हैं। इटली के कोस्ट में छोटे छोटे पोर्ट बने हुए थे, तो ये लोग उस पोर्ट में आते थे, आपस में ट्रेड वेड करते थे। जैसे ही पोर्ट में थोड़ी भीड़ बढ़ गई, क्या हुआ, पोर्ट के आसपास जो टाउन थे वो रिवाइव हो गए, वहां पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसी दौरान 12th सेंचुरी तक हम लोग देखते हैं जो मंगोल्स हैं, मंगोल्स याद है, पढ़ा है हम लोगों ने, अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है इसी चैनल पर, फिर से देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है, इसी दौरान जो मंगोल्स हैं उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था चाइना के साथ, हमने पढ़ रखा है ये, है ना, सिल्क रूट के थ्रू ये लोग ट्रेड करा करते थे। ठीक है, एंड धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज के साथ भी इनकी ट्रेड बढ़ जाती है, एंड इसी के चलते इटली के जो शहर थे उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लग जाता है। ठीक है, अब इटली में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि इटली के लोगों को लगता है कि देखो यार, हम लोग किसी बहुत बड़े साम्राज्य का तो पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राजा है जो पूरे इटली को संभाल रहा है, पर हम लोग इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स के पार्ट हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अकेले भी अपना काम संभाल सकते हैं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट पोर्शन की तरह हैं। ठीक है, यहाँ पे दो शहर थे, फ्लोरेंस एंड वेनिस, दो से ज्यादा शहर थे, पर हम लोग इन दो शहरों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे शहर थे जो रिपब्लिक्स थे, फ्लोरेंस एंड वेनिस। रिपब्लिक्स का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम लीडर को खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे शहर थे जिन शहरों को प्रिंस यानी राजकुमार संभाला करते थे। ठीक है, इसी दौरान यहाँ के कुछ बहुत वाइब्रेंट, बहुत एक्टिव शहरों की अगर हम बात करें तो वेनिस एंड जेनोआ, ये कुछ बहुत ही फेमस और एक्टिव शहरों का नाम है। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के बाकी एरिया से ये कुछ शहर अलग थे। कैसे अलग थे? यहाँ पे क्लर्गी अपना दबदबा बनाकर नहीं बैठे रहते थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यूरोप के जितने लोग थे उन्हें इन जनरल 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्गी, सेकेंड एस्टेट में राजा रानी, जिनको नोबल्स कह सकते हो आप लोग या फिर एरिस्टोक्रेट्स कह सकते हो, बाकी जो कोई भी बच गया सोसाइटी में जैसे फार्मर, लेबर, डॉक्टर, ये सब क्या होते थे? कॉमनर्स। तो यूरोप के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था? चर्च के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ये कॉमनर्स को धमकाते रहते थे, परेशान करते रहते थे। पर हमारा जो इटली है, इटली के कुछ शहर यूरोप के बाकी शहर से इसीलिए अलग थे क्योंकि यहाँ पे क्लर्गी अपना दबदबा नहीं बना पा रहे थे। यहाँ पे रिच मर्चेंट्स थे, ठीक है, बहुत रिच बिजनेसमैन थे, बैंकर्स थे, एंड ये जो रिच लोग थे ये दिल से एक्टिवली सिटी को संभालने में लोगों की मदद किया करते थे। ठीक है, तो एक आइडियल, एक परफेक्ट सिटीजनशिप का काम करते थे वो। ठीक है, जैसे एक आइडियल सिटीजन को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप कंट्री को संभालने में मदद करो, है ना। ऐसा तो नहीं कि करप्शन करके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं कि दूसरों के ऊपर दबदबा बना के बैठ जाओ। तो यहाँ के जो रिच बिजनेसमैन थे, जो बैंकर्स थे, वो सिटी में रूल्स बनाते थे, सिटी को अच्छे से गवर्न करने में हेल्प करते थे। ठीक है, इवन व्हेन एक ऐसा टाइम था जब इटली में क्या था, मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ एक सिचुएशन थी। इस टाइम पर भी जो इटली के टाउन के लोग थे ना, दे हेल्ड देयर प्राइड, वो अपने दिमाग में ये प्राइड रखते थे कि चाहे जो मर्जी इटली को संभाल रहा हो, हम लोग इटली के सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर ये प्राइड होती थी इटली को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज में क्या क्या पढ़ाया जाता था, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूरोप की जो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटीज वगैरह बनी थी ना, वो इटली के टाउन्स में ही बनी थी ज्यादातर। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ एंड बलोगना, ठीक है,
ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज थी एंड इन यूनिवर्सिटी का मेन मकसद क्या होता था, यहाँ पे लीगल स्टडीज पढ़ाया जाता था। ठीक है, 11th सेंचुरी से यहाँ पे लीगल स्टडीज मतलब लॉ हो गया, अलग अलग पॉलिसीज हो गए, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था। एंड इसके पीछे लॉजिक भी है। आप सोच रहे होगे कि ये क्यों पढ़ाया जाता था, कुछ और क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है। ठीक है, इन शहरों में कॉमर्स सबसे ज्यादा होता था। हमने पढ़ा कि यहाँ पे बैंकिंग ज्यादा होती थी, हमने पढ़ा कि यहाँ बिजनेसमैन ज्यादा होते थे, है ना। तो इस एरिया में इन जनरल कॉमर्स बहुत ज्यादा होता था, मतलब व्यापार बहुत ज्यादा होता था। अब जब कहीं पर भी व्यापार होता है ना, तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि हमारे पास क्या हक हैं, ठीक है, रूल्स क्या हैं, क्या लॉज हैं, इन सारी चीजों को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं। कितना सामान खरीद सकते हैं, क्या कोई पॉलिसी है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर लोग क्यूरियस हो जाते हैं और इसीलिए लोग लॉ की तरफ थोड़ा इंक्लाइन होने लग जाते हैं। इसी दौरान लॉयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, नोटरीज की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इनका क्या काम होता था, बेसिकली लोगों को पॉलिसीज समझाना, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके रखना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना। इन सारे लोगों का जो डिमांड है सोसाइटी में इस दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, तो नो डाउट हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम आ गया था जब लॉ एज अ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ग्रो होने लग गया था। ठीक है, इट वॉज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर। जो लॉ सिखाया जाता था लोगों को यूनिवर्सिटीज में, वो रोमन कल्चर के कंटेक्स्ट में सिखाया जाता था। इनसे पहले रोमन एम्पायर रहा ना, तो रोमन एम्पायर के लॉ के कंटेक्स्ट में इनको सब कुछ सिखाया जाता था। फ्रांसेसो पेट्रार्क, ठीक है, रिप्रेजेंटेड दिस चेंज। तो फ्रांसेस्को जो है, इन्होंने इस चेंज को रिप्रेजेंट करा। चेंज कौन सा चेंज, कि लोग लॉ की तरफ अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पेट्रार्क थे वो ऐसा मानते थे कि अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सही में एंशिएंट सिविलाइजेशन ग्रीक्स एंड रोमन्स के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रीक्स एंड रोमन लोग जो भी बोल के गए हैं उनके टेक्स्ट को उठा के पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते थे कि अगर तुम्हें एंशिएंट ऑथर्स के बारे में जानना है, एंशिएंट लोगों के बारे में जानना है, तो सॉल्यूशन क्या है उसका, उनकी किताबें उठाओ, उनके बारे में पढ़ो, तुम खुद सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, so this implied there was much to be learned with religious teaching alone could not give। इस टाइम के अराउंड लोगों को समझाया जाता था कि यार दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम सिर्फ रिलीजन से नहीं सीख पाओगे। 14th सेंचुरी से पहले क्या था, लोग रिलीजन को ही सब कुछ मानते हुए चलते थे। अब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद रिलीजन से हम लोग नहीं सीख पाएंगे, हमें थोड़ा और रिलीजन के बाहर हटकर दुनिया को देखना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, दिस वाज द कल्चर व्हिच हिस्टोरियंस इन 19th सेंचुरी वर टू बी लेबल्ड ह्यूमनिज्म। और यही एक कल्चर था जिसको हम हिस्टोरियंस ह्यूमनिज्म कहते हैं। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्या है, ये विश्वास कि तुम्हें रिलीजन से हटकर भी दुनिया को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिलीजन से ही तुम सब कुछ पूरे दुनिया के बारे में सीख जाओगे। ठीक है, 15th सेंचुरी तक आते आते जब लोग ये शब्द यूज करते थे ह्यूमनिस्ट, तो इस शब्द का क्या मतलब होता था, एक ऐसा इंसान हु इज अ मास्टर इन लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसे ग्रामर भी आती है, पोएट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, सब आता हो, उस इंसान को कहा जाता था ह्यूमनिस्ट। तो 15th सेंचुरी तक आते आते ह्यूमनिस्ट वर्ड का मतलब बन गया कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे फील्ड्स का मास्टर हो। ठीक है, अब हम इस वर्ड को थोड़ा समझते हैं, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, हमारे तो थोड़ा दिल के पास है ये शब्द, ह्यूमैनिटीज ही लिया है हमने, है ना। तो इस शब्द को थोड़ा और दिल से समझते हैं, होता क्या है ये। तो एक लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास, ठीक है, इससे बना है ये, एक लैटिन वर्ड होता है ह्यूमैनिटास, उस वर्ड से हमारा ये शब्द बना है ह्यूमैनिटीज। ठीक है, इट हैड बीन यूज्ड मेनी सेंचुरीज अगो बाय रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिसेरो। ठीक है, बहुत सेंचुरीज पहले एक रोमन लॉयर थे, एक एसेइस्ट थे जिनका नाम था सिसेरो, उन्होंने ये शब्द यूज करा था। ठीक है, और सिसेरो क्या थे, वो कंटेम्पररी थे जूलियस सीजर के। कंटेम्पररी का मतलब समझते हो, एक ऐसा इंसान जो उसी टाइम पर जिंदा था। ठीक है, जैसे बहुत ही मतलब अगर मैं बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, तो अभी के टाइम पीरियड में मैं भी जिंदा हूं, प्रणय भैया भी जिंदा है, अथर्व भैया भी जिंदा है, तो हम लोग कंटेम्पररी हो गए, मतलब हम लोग सेम
टाइमलाइन के लोग हो गए, ठीक है। तो जूलियस सीजर के टाइम पीरियड में ही सिसेरो भी थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कंटेम्पररी ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। तो सिसेरो ने ये वर्ड यूज करा था, दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं ह्यूमैनिटीज में वो डायरेक्टली रिलीजन से लिंक्ड नहीं होते, हम स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, हम इंडिविजुअल को डेवलप करने में ज्यादा फोकस करते हैं। These revolutionary ideas attracted attention in many other university। ये जो revolutionary idea था कि religion के पीछे मत भागो, और भी बहुत कुछ है सीखने को इस दुनिया में, इस आइडिया से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अट्रैक्ट हुई, ठीक है। पर्टिकुलरली जो भी नई नई यूनिवर्सिटीज बन रही थी, ठीक है, फ्लोरेंस में जो भी नई नई यूनिवर्सिटीज बन रही थी वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए इस आइडिया से, ठीक है। Till the end of 13th century, this city had not made a mark as a center, ठीक है। तो अब बात हो रही है फ्लोरेंस की, कि फ्लोरेंस क्या था, ये एक बहुत ही अच्छा शहर था, पर 13th सेंचुरी खत्म हो गया था, पर तब भी फ्लोरेंस उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। पर 15th सेंचुरी तक आते आते ये शहर अचानक से मतलब बूम कर जाता है, अचानक से डेवलप कर जाता है। A city is known by its great citizen। कैसे 15th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि फ्लोरेंस में अचानक से नाम बन जाता है? तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, सिटी इज नोन बाय इट्स सिटीजन, ठीक है। याद रखना कि एक शहर का नाम कैसे बनता है, शहर के अंदर जो लोग होते हैं उनसे नाम बनता है, ठीक है। सिटी इज नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन, अंडरलाइन कर लो। सेम चीज है कंट्री के लिए भी होती है, कंट्री का नाम कैसे बनता है, जब कंट्री में ग्रेट सिटीजन होते हैं, है ना। जैसे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को, बहुत पहले का डेटा है ये, मुझे ध्यान भी नहीं कहाँ पढ़ा था, पर हाँ मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया को एज अ कंट्री नहीं जानते, बट वो इंडिया को ऐसे रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि अच्छा ये शाहरुख खान वाली कंट्री है, ठीक है। तो हो सकता है हाँ बहुत सारे जो मे बी इलिटरेट लोग हों, जिन्हें ज्योग्राफी वगैरह या कंट्रीज वगैरह की ज्यादा नॉलेज ना हो, मूवीज वगैरह की हो, तो वो ऐसे पहचान जाते होंगे कि अच्छा शाहरुख खान की कंट्री है ना। तो एक कंट्री का नाम ना उस कंट्री के ग्रेट सिटीजन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो, कल को आप में से बहुत सारे लोग लॉयर बन जाएंगे, जर्नलिस्ट बन जाएंगे, या IAS बन जाएंगे, टीचर्स बनेंगे, एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट वर्क फॉर दिस सोसाइटी, तब इंडिया का नाम आप लोग बनाओगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि एक शहर का नाम ग्रेट सिटीजन से बनता है ना। तो फ्लोरेंस का नाम कैसे बना, यहाँ पे अलग अलग लोग थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे डांटे नाम के एक पर्सन जो लेमैन थे, लेमैन मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान थे, पर वो धीरे धीरे रिलीजियस थीम्स के बारे में लिखने लग जाते हैं एंड वो बहुत फेमस हो जाते हैं। यहाँ पे गियोटो थे, ठीक है, ये एक पर्सन है जो एक आर्टिस्ट थे, एंड किस चीज के लिए फेमस थे, ये लाइफ लाइक पेंटिंग्स बनाते थे। जब ये पेंट करते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम रियलिस्टिक तरीके से कुछ पेंट करा है। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली। इन लोगों के वजह से धीरे धीरे ये जो शहर है ये फेमस हो गया और लोग कहने लग गए कि ये तो इटली का सबसे एक्साइटिंग, सबसे इंटेलेक्चुअल सिटी है। एंड धीरे धीरे ये शहर एक सेंटर बन जाता है जहां से आर्ट डेवलप होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक टर्म है रेनेसांस मैन। इस टर्म का क्या मतलब होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मेनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स। रेनेसांस मैन मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है, उस इंसान के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे ना बहुत कॉमन होता था कि लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने गलीलियो के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर पाइथागोरस के बारे में सुना होगा, एंड आपने देखा होगा कि ये लोग मैथ्स में भी कुछ बोल देते हैं, फिलोसफी में भी कुछ बोल देते हैं। आपको लगता होगा कि ये तो मैथमेटिशियन है, यहाँ कैसे इनका नाम आ रहा है। तो ये लोग ना किसी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते थे, इस टाइम पे लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को चेज करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को रेनेसांस मैन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इस दौरान हिस्ट्री को लोग कैसे देखते थे, ठीक है। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन। जो लोग अपने आप को ह्यूमनिस्ट कहते थे, हमने समझ लिया ना ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्ट क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो थोड़ा पीछे जाओ वीडियो में, ह्यूमनिज्म वाला पोर्शन फिर से समझो, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो ह्यूमनिस्ट जो थे उनको ऐसा लगता था कि ये लोग असली सिविलाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्ट लोगों को ऐसा लगता था, इनको ऐसा लगता था कि जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, जब रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य गिर गया, उसके बाद से एक डार्क टाइम स्टार्ट हुआ। ये लोग उस टाइम को कहते थे डार्क एज,
ठीक है, कि रोमन एम्पायर के गिरने के बाद बहुत ही बुरा समय आया, उसे ये लोग डार्क एज कहते हैं। और इन लोगों का मानना है कि इन लोगों के वजह से यूरोप डार्क एज के बाहर निकला और धीरे धीरे न्यू एज, नए टाइम की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, ये ह्यूमनिस्ट लोगों का मानना था। ठीक है, तो नेक्स्ट ये लोग क्या करते थे, ये लोग अक्सर ऐसा कहते थे कि जो डार्क एज था, डार्क एज के लिए ये लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, मिडिल एज या फिर मिडाइवल पीरियड। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि जो डार्क एज था उस टाइम पे चर्च के लोग ना लोगों को कंट्रोल किया करते थे, चर्च के लोग लोगों के ऊपर एक दबदबा बनाकर रखते थे। ह्यूमनिस्ट लोगों का मानना था कि अब टाइम बदल गया है, अब हमने चीजें बदल दी हैं, अब हम लोग मॉडर्न हो गए। ठीक है, तो एक बार टाइमलाइन देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर गिर जाता है, तो 5th से लेके 9th सेंचुरी को ये लोग कहते थे कि डार्क एज है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 9th से लेकर 14th सेंचुरी को ये लोग कहते हैं मिडिल एजेस। ठीक है, जब रोमन एम्पायर गिर गया उसके बाद धीरे धीरे कुछ चेंजेस आने लग गए। 14th सेंचुरी के बाद जो टाइम पीरियड है, पर्टिकुलरली 15th सेंचुरी के बाद, उस टाइम पीरियड को कहते हैं ये लोग मॉडर्न एज। जब चर्च का दबदबा हट गया, लोग रिलीजन से भी हटकर चीजों को सोचने लगे, तो ये इनका टाइमलाइन था। ठीक है, पर अगर आप हमारे आज के हिस्टोरियन से पूछो कि क्या इन लोगों का ये जो थियोरी था ये सही था या गलत था, अगर आप आज के हिस्टोरियन से पूछो तो वो लोग अग्री नहीं करेंगे इनके साथ। वो कहेंगे कि किसी भी टाइम पीरियड को डार्क एज कहना अनफेयर है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे, ठीक है, चलो ऐसे समझो, पिछले 10 साल में इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया, नो डाउट, है ना, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए होंगे पिछले 10 साल में, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं क्या कहूँ, मैं 1947 जब हमें आजादी मिली, ठीक है, 1947 में जब हमें आजादी मिली तब तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे थे, आज बहुत आगे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इंडिया के 1947 वाले टाइम पीरियड को कहूँ कि अरे यार वो तो डार्क पीरियड था। ठीक है, वो तो डार्क एज था, तब लोगों को वाईफाई का नहीं पता था, लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे। ये तो गलत होगा ना, अनफेयर होगा ऐसा कहना। जस्ट बिकॉज हम थोड़े से आगे आ गए उसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा जो पीछे का टाइम पीरियड है मैं उसे ऐसे अनफेयर तरीके से कहूँ कि वो तो डार्क एज था, है ना। तो आजकल के हिस्टोरियंस का यही मानना है कि ऐसा कोई डार्क एज नहीं था। जो रोमन्स थे, जो ग्रीक्स थे, वो लोग भी बहुत बढ़िया काम करके गए। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में जो भी काम हुआ ना, उस काम से मॉडर्न एज के लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिली। तो डार्क एज कहना इस टाइम पीरियड को, इट वोंट बी फेयर, ऐसा हमारे आजकल के हिस्टोरियंस को लगता है। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, साइंस एंड फिलोसफी, दी अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा साइंस एंड फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं, अरब लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये भी समझते हैं। ठीक है, much of the writings of Greek and Romans had been familiar to the monks and clergymen through the Middle Ages, but they had not made this widely known. क्या कह रहे हैं कि ग्रीक एंड रोमन लोग जो लिखते थे, ठीक है, वो मिडिल एजेस के मॉन्क एंड क्लर्गीमैन जो कहा करते थे उससे थोड़ा सिमिलर होता था। ठीक है, तो मिडिल एज में जो मॉन्क थे, जो क्लर्जीमैन थे, जो चर्च के लोग थे, उन लोगों के जो विश्वास थे और ग्रीक्स एंड रोमन्स की जो राइटिंग्स थी वो काफी हद तक सिमिलर थी, पर कोई वाइडली ऐसा बोलता नहीं था कि ये तो सेम सेम चीजें कह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो लोग तो पिछले टाइम पीरियड को डार्क एज कहने में बिजी थे, तो वो ओपनली नहीं कहते थे कि हाँ हमारी टीचिंग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, 14th सेंचुरी में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने ग्रीक राइटर्स की किताबों को पढ़ना स्टार्ट करा। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सारे लोगों के बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करा। धीरे धीरे इनके बुक्स को ट्रांसलेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेनली अरब ट्रांसलेटर्स ने करा था ये। ठीक है, अरब ट्रांसलेटर्स ने क्या करा था, ग्रीक को ट्रांसलेट करना सबसे पहले स्टार्ट करा था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो अरब ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद यूरोप की बाकी लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन किताबों में ये लोग क्या पढ़ते थे, इन किताबों में ये लोग नेचुरल साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को इन डिटेल पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ मतलब ऐसे लोगों के नाम दे रखे हैं जो अलग अलग चीजें साइंस से रिलेटेड बोल के गए, आपको थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्लॉटोमीज एल्मगेस्ट। ठीक है, प्लॉटोमीज एल्मगेस्ट की अगर हम बात करें तो इट कैरीज द अरेबिक डेफिनाइट आर्टिकल एल। ठीक है, तो इसमें अरेबिक का जो डेफिनाइट आर्टिकल है उसके बारे में बात करी जा रही है।
ठीक है। अमंग द मुस्लिम राइटर्स, बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स भी थे, ठीक है, जो मतलब अलग अलग इंटेलिजेंट एंड वाइज टॉपिक के ऊपर बात किया करते थे, ठीक है, जैसे इब्न सीना, ठीक है, एंड कुछ अरब फिजिशियन थे, फिलोसोफर थे, जो कि सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा फेमस थे। एंड अल राजी, ठीक है, ऑथर ऑफ अ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया भी उस टाइम पर लोग लिख रहे थे, ठीक है। रुश्द की अगर हम बात करें तो ये एक अरब फिलोसोफर थे स्पेन से। इन्होंने रिलीजियस बिलीफ, रिलीजन का जो भी मानना है, और फिलोसफिकली हम लोग जो भी चीज मानते हैं, इन दोनों चीजों के बीच में एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करी। अब यही तरीका क्रिश्चियंस अडॉप्ट करने लग जाते हैं, रिलीजन और फिलोसफी के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढना, यही चीज क्रिश्चियन थिंकर्स भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे ह्यूमनिस्ट लोग थे ना, जो मानते थे कि रिलीजन के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, ये लोग अलग अलग तरीके से ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये यूनिवर्सिटीज में लॉ पढ़ाते थे, ठीक है, लॉ के करिकुलम के थ्रू, सिलेबस के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। मेडिसिन एंड थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब रिलीजन, भगवान, मेडिसिन, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो अभी हमने पढ़ा ना, कुछ 5-10 मिनट पहले हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में यही होता था कि लोग रिलीजन के बारे में ज्यादा पढ़ते थे, लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ते थे, कानून के बारे में ज्यादा पढ़ते थे। पर फिर धीरे धीरे ह्यूमनिस्ट लोग आए और ह्यूमनिस्ट लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, ह्यूमनिस्ट लोगों ने अपने सब्जेक्ट को धीरे धीरे इटली में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, और फिर यूरोप में धीरे धीरे ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स फैलने लग गए, ठीक है, जैसे लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर, आर्ट, ये सब कुछ फैलने लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, ठीक है, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन तो देखो जरूरी था, लॉ सिखाना, ये सारी फॉर्मल एजुकेशन देना जरूरी नहीं था, फॉर्मल एजुकेशन देना जरूरी था, पर फॉर्मल एजुकेशन इकलौता तरीका नहीं था जिससे आप लोगों के माइंड को शेप कर सकते हो। नो डाउट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन इकलौता तरीका नहीं है जिससे आप लोगों के दिमाग को शेप कर सकते हो। एजुकेशन के अलावा भी और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों के माइंड को शेप कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स, ठीक है। तो आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स, ये भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग लोगों के माइंड को शेप कर सकते हो। तो इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, दे वर इंस्पायर्ड, ठीक है। आर्टिस्ट क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्टडी पास्ट, वो पास्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ते थे, एंड उसके बाद वो लोग पास्ट के बारे में पढ़ने के बाद दे यूज्ड टू पेंट थिंग्स, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग रोमन कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो रोमन कल्चर तो 14th सेंचुरी के अराउंड खत्म ही हो गया था ना, तो ये लोग क्या करते थे, जो बचे हुए रोमन एम्पायर के जो भी रिमेन्स थे, ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, रोमन कल्चर के एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते थे, एंड वहां से ये आर्ट के लिए इंस्पिरेशन लेते थे, ओके। इस दौरान अचानक से जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर इंस्पिरेशन आने लग जाती है कि हमें क्या करना है, हमें परफेक्टली प्रोपोर्शनेट चीजें बनानी है। इससे पहले क्या होता था, कोई फूल वूल दिखा, लोगों ने अपने मर्जी से पेंट कर दिया, है ना। अब आर्टिस्ट के अंदर ये इंस्पिरेशन आ रही है कि नहीं, हमें थोड़ा और रियलिस्टिक तरीके से और प्रोपोर्शनेट तरीके से और ज्योमेट्रिकल तरीके से चीजों को पेंट करना है, ठीक है। इसी दौरान जैसे 1416 एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं, 1416 में क्या होता है, डोनाटेलो एक पर्सन थे जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग लाइफ लाइक स्टैचूज बनाना स्टार्ट करा। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, अभी मैं आपको स्टैचूज दिखाऊंगी भी। तो 1416 में क्या होता है, डोनाटेलो जैसे आर्टिस्ट आ जाते हैं जो एकदम लाइफ लाइक स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान जो आर्टिस्ट थे वो अक्सर साइंटिस्ट लोगों की हेल्प मांगते थे, ठीक है। साइंटिस्ट उन्हें समझाते थे कि तुम कैसे प्रोपोर्शनेट तरीके से एक ह्यूमन फिगर को बना सकते हो, ठीक है। लोग पता है क्या करते थे इस दौरान, बोन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें समझने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, ताकि वो अपने पेंटिंग्स को इम्प्रूव कर पाए। काफी सारे आर्टिस्ट मेडिकल स्कूल को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एंड्रियास एक पर्सन थे, एंड्रियास वेसालियस, ठीक है, ये एक बेल्जियन थे और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में पढ़ाते थे ये, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करा, याद रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करा। और फिर यहां से शुरुआत होती है मॉडर्न
फिजियोलॉजी की, ठीक है, मॉडर्न फिजियोलॉजी की शुरुआत यहाँ से होती है। मैंने आपसे कहा था कि टेंशन मत लो, मैं आपको लाइफ लाइक स्टैचूज का एक इमेज दिखाऊंगी। सो दिस इज इट, ठीक है। आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे इस चीज से कि हमें एकदम लाइफ लाइक स्टैचूज बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, लियोनार्डो डा विंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने ये नाम सुन रखा होगा, नहीं भी सुन रखा तो कोई बात नहीं, आप सुन लिया, ठीक है। उनकी एक इमेज है यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया उस टाइम पे रेनेसांस मैन का कॉन्सेप्ट होता था, एक ऐसा इंसान जिसके अलग अलग इंटरेस्ट है ना। तो इनका इंटरेस्ट था बॉटनी में, इनका इंटरेस्ट था एनाटॉमी में, इनका इंटरेस्ट था आर्ट में और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। ये बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने मोनालिसा को पेंट करा था। मोनालिसा जानते हैं सब लोग, है ना। एक और बहुत ही फेमस इनका आर्ट है जिसको कहते हैं द लास्ट सपर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इन्होंने पेंट करा था। बहुत लंबे टाइम तक इनका सपना था कि इनको उड़ना है, ठीक है। तो ही वांटेड टू फ्लाई। तो बहुत ईयर्स तक इन्होंने क्या करा, ये ऑब्जर्व करते थे कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करा बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। फिर इन्होंने अलग अलग फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश करी जिसके थ्रू ये उड़ने की कोशिश करते थे। ये अपना नाम पता है कैसे लिखते थे, लियोनार्डो दा विंसी डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि मैं एक्सपेरिमेंट का एक स्टूडेंट हूं। तो इस तरीके से ही अपने नाम को लिखते थे, ओके। अब इस टाइम के जो पेंटर्स थे ना, इनके पास कोई मॉडल नहीं हुआ करता था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आपको कुछ पेंट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, कितना इजी है, आप गूगल कर सकते हो, गूगल इमेजेस निकाल सकते हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पर इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, इनके पास कोई पुराने मॉडल्स नहीं होते थे जिनको ये देखकर एज रेफरेंस पेंट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते थे स्टैचूज को बहुत रियलिस्टिक बनाने में, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों को धीरे धीरे एहसास होता है कि अगर ये लाइट को भी चेंज करें अपने पेंटिंग में, ठीक है, अगर ये लाइटिंग्स को चेंज करें, शेडिंग को चेंज करें, तो ये 3D पेंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को धीरे धीरे एहसास होता है कि हम लोग बहुत आराम से 3D पेंटिंग्स भी कर सकते हैं। इस दौरान ऑयल का यूज बहुत ज्यादा होने लग जाता है पेंटिंग में, इससे पहले नहीं होता था। अब आते हैं ना ऑयल पेंट्स, तो ऑयल का इस्तेमाल इसी दौरान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लोगों को समझ आने लग जाता है कि अगर हम ऑयल को यूज करेंगे तो हम अपने पेंट में और अच्छे से क्या कर पाएंगे, और अच्छे से क्वालिटी ऐड कर पाएंगे। हम इस दौरान की पेंटिंग्स में देखते हैं कि चाइना के आर्ट, पर्शियन के आर्ट का भी इन्फ्लुएंस, मंगोल लोगों के आर्ट का भी इन्फ्लुएंस हमें यूरोप के आर्ट में देखने को मिलता है। तो मतलब अलग अलग जगह से ये लोग इंस्पिरेशन ले रहे थे, ठीक है। 10 हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग आर्ट के साथ और क्या क्या मिक्स कर रहे थे, एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, फिजिक्स, इन सारी चीजों को लोग समझने के बाद पेंटिंग कर रहे थे, ठीक है। एंड इस कल्चर को लोग रियलिज्म कहने लग गए। रियलिज्म क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ आर्ट जिसमें आप बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग करते हो, और आपको आर्ट की नॉलेज तो होती ही है, पर साथ ही साथ आपको बायोलॉजी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, इन सब की भी नॉलेज होती है, ताकि आप परफेक्ट तरीके से रियलिस्टिक 3D इमेजेस पेंट कर पाओ, ठीक है। हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी तक रियलिज्म का ट्रेंड बहुत अच्छे से चला। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। इस टाइम पे पेंटिंग कैसे डेवलप हो रही थी ये तो समझ लिया, आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हो रहा था ये हम समझते हैं। तो देखो, रोमन का जो एम्पायर था वो गिर चुका था, है ना। पर एक ऐसा टाइम आता है जब लोग रोम के आर्किटेक्चर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1417 में क्या होता है, जो पोप थे, जो कि पहले पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो वीक पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। 1378 में क्या होता है, दो राइवल पोप्स थे जो एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, एंड वो दोनों क्या करते हैं, वो एक दूसरे को ही कमजोर कर देते हैं। फिर आने वाले जो नेक्स्ट पोप होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। तो धीरे धीरे पोप का जो दबदबा था ना, वो खत्म होता जा रहा था, ठीक है। तो अब लोग रोम के हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजी इस टाइम पे एक नया नया प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, चीजों को खोदना, रोम के हिस्ट्री को निकालना, तो ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट थे, नया नया स्टार्ट हुआ था आर्कियोलॉजी।
तो इस टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो रोम के बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे एंड रोम के ही आर्किटेक्ट से इंस्पायर होके ये लोग एक नया टाइप का स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इस स्टाइल को हम कहते हैं क्लासिकल स्टाइल। ठीक है, तो क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि रोम के इंपीरियल स्टाइल से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो उस टाइम के जो रोमन राजा जिस टाइप के कासल वगैरह, किले वगैरह बनाया करते थे, उससे इंस्पायर होके जो आर्किटेक्चर किया जाता है उसको क्लासिकल स्टाइल कहा जाता है। ओके तो इस दौरान जो भी रिच लोग थे, जैसे जो वेल्दी बिजनेसमैन हैं, जो पोप्स हैं, जो अलग अलग एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा? उनके पास पैसे होते थे तो वो क्या करते थे? पैसे लगाकर लोगों को बोलते थे कि हमारे यहाँ क्लासिकल आर्किटेक्चर बना के दिखाओ। ठीक है, अलग अलग आर्टिस्ट को भी, स्कल्पचर्स को भी बुलाया जाता था और उनसे बोला जाता था कि इन बिल्डिंग्स को डेकोरेट करो। ठीक है, तो आर्किटेक्ट से उन्होंने सारा काम तो करा लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है? उस बिल्डिंग को डेकोरेट भी तो करना होगा ना। तो ये लोग इस बिल्डिंग पे लोगों से पेंटिंग कराते थे, स्कल्पचर्स कराते थे, ये सारी चीजें कराते थे। ठीक है, उस टाइम पे आर्टिस्ट को बुलाते थे और आर्टिस्ट से पूरे बिल्डिंग को डेकोरेट कराते थे। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनके पास मल्टीपल स्किल्स थे, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो पेंटर्स भी थे, जो मूर्तियां भी बना लेते थे और जो आर्किटेक्ट भी थे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है माइकल एंजेलो। ठीक है, आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, अभी हम इनके बारे में थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मोस्ट फेमस ये क्यों है? इन्होंने एक सीलिंग को पेंट करा था पोप के लिए। ठीक है, एंड वो जो उनका पीस ऑफ आर्ट है वो बहुत फेमस है। इनका एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसको द पियाटा कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? सेंट पीटर्स में एक चर्च है, उसके डोम को डिजाइन करा था। मैं अभी आपको दिखा दूंगी उनका डोम क्या है। डोम समझते हो ना, जो बिल्डिंग्स के ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम डोम कहते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डोम्स वगैरह को डिजाइन किया करते थे। ही इज वेरी फेमस फॉर दैट। तो देखो उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्रिटी है। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को ये डिजाइन किया करते थे एंड ही इज वेरी फेमस फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट फिलिपो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये भी एक आर्किटेक्ट थे। इन्होंने क्या डिजाइन करा था? द स्पेक्टेकुलर ड्यूओमो ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस में बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग डिजाइन्स के ये आर्किटेक्ट रह चुके हैं। ठीक है, एंड इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी थी? एज अ स्कल्प्टर, मतलब पहले मूर्तियां बनाया करते थे, फिर धीरे धीरे ही बिकेम एन आर्किटेक्ट। ठीक है, इस टाइम पे हम देखते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग चेंज जो आता है, आर्टिस्ट इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी हो गए, ठीक है, माइकल एंजेलो हो गए, लोग इन्हें नाम से जानने लग जाते हैं। इससे पहले आर्टिस्ट की ज्यादा कदर नहीं होती थी। आर्टिस्ट लोग हमेशा गिल्ड में रहते थे, गिल्ड मतलब ग्रुप में, झुंड में रहते थे। तो लोग ऐसे उस ग्रुप को जानते थे कि हाँ ये लोग पेंट कर लेते हैं बढ़िया, हाँ ये लोग बिल्डिंग बना लेते हैं बढ़िया। पर इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी हम आर्टिस्ट को जानने लगे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ऐसा कब हुआ पहली बार की बुक्स प्रिंट होने लगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको कहीं की पेंटिंग देखनी है, कहीं का आर्किटेक्चर देखना है, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आपको ट्रैवल करके वहां पे जाना ही होगा, है ना। ताजमहल आपको देखना है तो आगरा जाना ही होगा। थोड़ा बहुत गूगल में देख लोगे, बट आपको ट्रैवल करना ही होगा, है ना। पर बुक्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको इटली के थिंकर्स की नॉलेज अब्सॉर्ब करनी है तो आप क्या कर सकते हो? उनकी बुक मंगवा लो, घर पे बुक पढ़ लो, है ना। तो इस दौरान धीरे धीरे क्या होता है, इन लोगों की जो आइडियाज हैं वो रिटन बुक्स के थ्रू, प्रिंटेड बुक्स के थ्रू फैलने लग जाती हैं। ठीक है, 16th सेंचुरी में क्या होता है? एक रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, 16th सेंचुरी में अचानक से एक रेवोल्यूशन आता है। क्या होता है वो रेवोल्यूशन? कि लोगों को प्रिंटिंग के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और कहां से? यूरोपियंस को कहां से पता चलता है प्रिंटिंग के बारे में? चाइनीज लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और हमें पता है कि जो मंगोल लोग हैं वो सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज लोगों के साथ कनेक्टेड थे, है ना। तो धीरे धीरे मंगोल्स को भी पता चल जाता है प्रिंटिंग के बारे में, फिर इवेंचुअली यूरोप को भी पता चल जाता है कि अच्छा हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। इससे पहले कुछ चीजों की रिटन कॉपीज हुआ करती थी, 2-3 रिटन कॉपीज हुआ करती थी, है ना। अब लोग आसानी से उन चीजों को प्रिंट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल 1455 की अगर हम बात करें
तो 1455 में इन लोगों ने एक वर्कशॉप थी, वर्कशॉप का नाम था जोहानस ग्यूटेनबर्ग, ठीक है, जोहानस ग्यूटेनबर्ग की वर्कशॉप थी। तो इस वर्कशॉप में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाइबल की 150 कॉपीज को पहली बार प्रिंट करा, ठीक है। एंड ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, ये लोग ऐसे हिसाब लगा रहे होते हैं कि अगर इन 150 कॉपीज को एक मॉन्क लिख रहा होता तो सोचो उसे कितना टाइम लग जाता, है ना। तो ये ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि जितना टाइम एक मॉन्क को एक बाइबल लिखने में लगता, उतने टाइम में हमने 150 कॉपीज ऑफ बाइबल को प्रिंट कर लिया। तो प्रिंटिंग एक ऐसी चीज थी विच चेंज्ड अ लॉट इन यूरोप, ठीक है। 1500 तक आते आते बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट, मेनली जो लैटिन में थे, उन्हें इटली में प्रिंट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स इससे पहले क्या करते थे, लेक्चर में सुनते थे टीचर क्या कह रहे हैं एंड उसके ऊपर नोट्स बनाते थे। अब स्टूडेंट्स को लगा कि अब हमें सिर्फ नोट्स के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा मन करता है तो हम आसानी से किताबों को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। A printed book promoting new ideas could quickly reach hundreds of readers, बहुत आसानी से hundreds of readers तक एक बुक पहुंच पा रही थी, ठीक है। The chief reason that humanist culture of Italy spread across the Alps from end of 15th century is printing of books। तो एक मेन रीजन जिसके वजह से इटली का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी इनका कल्चर था, वो फैल क्यों रहा था, वो बुक्स के वजह से फैल रहा था, ठीक है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैड बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन्स, ठीक है। तो आप देखोगे जो भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स है ना, जहाँ पे लोग क्रांति कर रहे हैं, ठीक है, रेबेलियन कर रहे हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैं वो उन एरियाज में हुए थे जहाँ पे बुक्स थे, ठीक है। आपने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होना स्टार्ट होता है, जब अलग अलग थिंकर्स किताबें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड थे जहाँ पे बुक्स होते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे बुक्स फैलने लगे तो हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स भी फैलने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का एक नया कॉन्सेप्ट बनने लग जाता है इस दौरान, ठीक है। ह्यूमनिस्ट कल्चर का एक मेन फीचर ये था कि इस दौरान लोग धीरे धीरे ये सोचने लग जाते हैं कि रिलीजन हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे पहले चर्च का बहुत ज्यादा दबदबा रहता था, है ना। तो अब लोगों को धीरे धीरे ऐसे लगने लग जाता है कि रिलीजन से बढ़कर भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। पर ठीक है, बी वेयर, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये लोग बिल्कुल इररिलीजियस थे, ये रिलीजन को मानते ही नहीं थे, पर रिलीजन का वो जो स्ट्रिक्टनेस था ना, वो अब धीरे धीरे हट रहा था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस्को की अगर हम बात करें तो ये एक ह्यूमनिस्ट थे वेनिस से। इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा और इस पैम्फलेट में पता है इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी की इच्छा है कि उसे पैसे के पीछे भागना है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे नॉर्मली क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि अगर आप प्लेजर के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, प्लेजर मतलब ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा, ठीक है, अगर आप किसी भी प्लेजर के पीछे भाग रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। तो इस थिंकिंग को लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या गलत है इसमें, अगर किसी को पैसा चाहिए, वो पैसों के लिए मेहनत कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इन ऑन प्लेजर, लोरेंसो नाम के एक राइटर थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री में प्लेजर के पीछे भागना कुछ गलत नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी के अलग अलग चीजों को क्रिटिसाइज करते थे कि पता नहीं क्यों क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि प्लेजर के पीछे भागना गलत है, ठीक है। इस दौरान देवर पीपल हु वर आल्सो टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स, ठीक है। इस टाइम पे सोसाइटी में गुड मैनर्स की बहुत बात होती थी, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या स्किल्स लोगों के पास होने चाहिए, किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में भी बहुत बातचीत होती थी। ह्यूमनिज्म का एक और कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोग हैं उनके पास पावर है अपने लाइफ को शेप करने की, ठीक है। They were capable of shaping their own lives through means other than mere pursuit of power and money। लोगों को ऐसा लगा कि अगर किसी को पावर एंड मनी चाहिए ठीक है, पर अगर किसी को पावर एंड मनी के अलावा भी कुछ और चाहिए तो भी इट इज फाइन, दे कैन रीशेप देयर लाइफ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में मेनली ये कहा जा रहा है, इससे पहले देखो क्या होता था, सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटा जाता था, भेदभाव किया जाता था, क्लर्जी, नोबल एंड कॉमनर्स। तो ह्यूमनिज्म में अब धीरे धीरे कहने लग गए कि नहीं यार, सोसाइटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम या तो नोबल हो, या तो क्लर्जी हो, या कॉमनर हो, तुम्हारी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, अप्रिशिएटेड।
चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। हमने अभी तक वुमेन के बारे में नहीं समझा है ना। इस दौरान जो वुमेन थी उनकी कंडीशन कैसी थी हम ये समझते हैं। तो इस दौरान लोग बात करते थे ना कि अच्छा सिटीजन बनना है, हम लोग अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग 3 एस्टेट से भी ऊपर हैं, ये सब लोग बात करते थे ना। पर यहाँ पे वुमेन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता था, ठीक है। वुमेन को ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते थे। पब्लिक लाइफ में जो रिच मैन होते थे ना, उनके हाथ में ज्यादा पावर रहती थी। लोग अक्सर अपने फैमिली में क्या करते थे, जो सन्स थे, ये ना एरिस्टोक्रेट्स की बात चल रही है, ठीक है, रिच रॉयल फैमिली की बात चल रही है। तो लोग अक्सर क्या करते थे, अपने बच्चों को, सन्स को पढ़ा देते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। एंड पूरा जो फैमिली बिजनेस है वो सब कई बार सन को ही दे देते थे, ठीक है। और पता है क्या होता था, लड़कियां ना डाउरी लेकर आती थी। डाउरी मतलब दहेज, ठीक है। तो मान लो एक लड़की है, वो बहुत सारा दहेज लेकर आई, उसने किसी पर्सन से शादी कर ली, तो वो लड़की जो भी दहेज लेकर आई, वो सारा दहेज उस लड़के के फैमिली बिजनेस में लग जाएगा, ठीक है। तो लड़की के घर का पैसा लड़के के बिजनेस में यूज हो रहा है, पर फिर भी लड़कियां हैड नो से इन बिजनेस। लड़कियों को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं किया जाता था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, वो बिजनेस चल लड़की के पैसों से ही रहा होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता था, लोग ना धमकाया करते थे लड़कियों को। जैसे शादी कर ली किसी लड़की से और उसे धमका रहे हैं कि तुम इतना डाउरी लेकर आओ, ठीक है। और अगर कई बार लड़कियां डाउरी नहीं ला पाती थी, दहेज नहीं ला पाती थी, तो क्या होता था, उनसे बोल दिया जाता था कि अगर तुम दहेज नहीं ला सकती तो मेरे से शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, डिवोर्स ले लो और तुम किसी कॉन्वेंट में जाके नन की तरह जियो, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब एक बिल्डिंग जहां पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करा जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेंट में जाओ और नन की तरह रहो, ठीक है, मतलब अकेली रहो, एक मैरिड वुमेन की तरह मत रहो। तो इस तरीके से इल ट्रीट करा जाता था वुमेन को, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे पब्लिक रोल औरतों का क्या माना जाता था कि उन्हें घर रहना है, घर को संभालना है, ठीक है। तो ऐसा एरिस्टोक्रेट्स में होता था। पर जो बिजनेसमैन थे ना, वहां पे लड़कियों का रोल थोड़ा अलग होता था, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था ना कि इटली में एरिस्टोक्रेट्स को उतना दबदबा नहीं था, वहां पे रिच मर्चेंट्स थे। तो वहां पे विमेन की सिचुएशन थोड़ी अलग रहती थी। जैसे शॉपकीपिंग में अगर हम कहें तो काफी बार औरतें भी शॉपकीपिंग करती थी। जब उनके हस्बैंड घर पे नहीं होते थे, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो औरतें भी शॉपकीपिंग किया करती थी, ठीक है। वेरी फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव। उस टाइम पे कुछ ऐसी वुमेन थी जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी, क्योंकि औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तो इसलिए कम ऐसी वुमेन थी जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी, पर थी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में, ठीक है। इवन दो स्टडी ऑफ लेटर प्रोमिसेस एंड offers no reward for women and no dignity, every woman ought to seek and embrace these study, ठीक है। तो एक पर्सन थी, कैसेंड्रा नाम था उनका, वो बहुत इंटेलेक्चुअल वुमेन थी एंड वो कहती थी कि वैसे तो इस कंट्री का, इस एरिया का जो सिस्टम है, वहां पे लड़कियों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, पर फिर भी हमें पढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी वुमेन थी जो अक्सर क्वेश्चन किया करते थे यूरोप के अलग अलग चीजों को, ठीक है। फेडेल्स राइटिंग ब्रिंग इनटू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दैट एज, ठीक है। तो अभी हम एक और वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम फेडल था, ठीक है। शी वॉज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन ग्रीक, उन्हें ग्रीक एंड लैटिन में बहुत ज्यादा नॉलेज था, उस प्रोफिशिएंसी के लिए वो जानी जाती थी, ठीक है। ये ऐसे वुमेन में से एक थी जो कि बहुत ओपनली क्रिटिसाइज करती थी कि सोसाइटी में वुमेन को बिल्कुल फेवर नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसी टाइम पे एक और बहुत ही रिमार्केबल वुमेन थी, उनका नाम था इजाबेला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना मार्किस ऑफ मैंटुआ, ठीक है। मैंटुआ इटली में एक शहर का नाम है। मार्किस ये एक पोजीशन का नाम होता है, ठीक है। अक्सर जो रिच स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है उनको ये पोजीशन मिलती है, ठीक है। एंड मार्किस ऑफ मैंटुआ, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका नाम था इजाबेला। तो जब इनके हस्बैंड नहीं थे तो ये पूरे उनके एरिया को संभालती थी, ठीक है। एंड वो अपने इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए जानी जाती थी, ठीक है। एंड ये भी अक्सर कहा करती थी कि जो वुमेन है उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर आना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, उनके हाथ में प्रॉपर्टी जानी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में इजाबेला, उनकी इमेज है यहाँ पे, ठीक है, इजाबेला बोला करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। अब क्योंकि आसपास का जो सोसाइटी है वो चेंज हो रहा था, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी लोग अलग अलग चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग अब डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। द न्यू कल्चर वॉज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय एजुकेटेड एंड वेल्दी। जो एजुकेटेड लोग थे, जो वेल्दी लोग थे, उन्हें ह्यूमनिज्म का नया कल्चर अच्छा लगने लगा था और वो भी उसे कॉपी कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, जो इस कल्चर को पसंद कर रहे थे एंड इस कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, हम देखते हैं 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारे स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटीज में जो ह्यूमनिस्ट आइडिया को पसंद करते थे। ठीक है, अब ये लोग जो थे, ठीक है, नॉर्थ यूरोप की बात हो रही है, नॉर्थ यूरोप के जो स्कॉलर्स थे ये इटली के लोगों से इंस्पायर्ड थे और ये लोग भी ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर इटली में क्या था, इटली में अक्सर जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे ना वो ज्यादा बात करते थे इस कल्चर के बारे में। ठीक है, पर नॉर्थ यूरोप में क्या था, ह्यूमनिज्म के बारे में ज्यादा कौन बात करता था, चर्च के लोग ज्यादा बात करते थे। ठीक है, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेड डाउन इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, तो अब चर्च के लोग बोलने लग गए थे कि तुम लोग क्या करो, तुम अपना रिलीजन तो फॉलो करो पर तुम अपने रिलीजन में जो भी तुम्हें लगता है कि अननेसेसरी रिचुअल है, ठीक है, कोई फालतू में कोई रिचुअल कराया जा रहा है, फालतू में तुमसे पैसे खर्च कराए जा रहे हैं, तो वो सब मत करो। तुम्हारे एंशिएंट टेक्स्ट में जो लिखा है वो सब मानो, पर तुम क्या करो, तुम अननेसेसरी रिचुअल्स ये सारी चीजें मत करो। ठीक है, दिस वॉज अ रेडिकली न्यू व्यू। ये उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा रिचुअल्स, प्रोसेसेस इन सबको मानते थे, पर लोग धीरे धीरे कहने लग गए कि क्रिश्चियनिटी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पीछे जो अननेसेसरी रिचुअल्स हैं वो सब हटा दो। ठीक है, इस टाइम पे क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट जो थे उनका एक नाम था थॉमस मोर। ठीक है, वो इंग्लैंड में थे। ठीक है, एरास्मस नाम के थे एक हॉलैंड में। ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा कि जो चर्च के लोग हैं वो ग्रीड के हिसाब से काम करते हैं। अब चर्च के लोग करप्ट हो गए हैं, वो ग्रीड के पीछे भागते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं, ऐसा चर्च के लोगों को टारगेट किया जाता था। तो अब धीरे धीरे जो क्रिश्चियंस हैं वो खुद ही चर्च को क्वेश्चन करने लग गए कि अगर तुम सही में भगवान के लिए काम करते हो तो तुम इतना पैसे क्यों लेते हो, तो तुम इतना रिचुअल के पीछे क्यों भागते हो। ठीक है, तो लोग क्रिश्चियनिटी को टारगेट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक और चीज होती थी क्रिश्चियनिटी में, जो क्लर्जी होते थे। ठीक है, जो क्लर्जी का क्या मतलब होता है, जो चर्च के लोग होते थे ना वो कॉमनर्स से पैसे लेते थे कि तुम हमें पैसे दो और तुम्हारे सिंस, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉमनर्स क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों के पाप धोने में। ठीक है, तो लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि पैसे, ठीक है, गरीब लोगों से पैसे हड़पना ये तो बाइबल के स्टडीज के खिलाफ है। तो लोग क्लर्जी के खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, जो यूरोप में बहुत सारे पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो रेबेलियन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि चर्च के लोग ना फार्मर से टैक्स लेते थे, हमने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो जो फार्मर्स थे वो लोग चर्च के खिलाफ क्रांति करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे ही नहीं, तुम तो भगवान के लिए काम करते हो, तुम क्यों हमसे पैसे लेने में लगे हुए हो। ठीक है, अब इस चीज से ना राजा रानी बहुत खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि राजा रानी को लगता था कि जो क्लर्जी के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, जैसे इंडिया में भी होता था, जो ब्राह्मण होते थे ना, जो क्षत्रिय लोग होते थे, उनको लगने लगा था कि ब्राह्मण लोग रॉयल फैमिली के मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। धीरे धीरे वो ब्राह्मण्स के पावर को कम करने की कोशिश करने लग जाते हैं। सेम यूरोप में होता है, जब कॉमनर्स चर्च के खिलाफ बोल रहे थे तब राजा रानी बहुत खुश थे कि बढ़िया, इनकी पावर तो कम हो जानी चाहिए। ठीक है, 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने क्या करा, इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करी कैथोलिक चर्च के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो मार्टिन लूथर थे, इनका मानना था कि एक इंसान को प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती भगवान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा और इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाऊं तो मार्टिन लूथर का मानना था कि अगर आप भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर फेथ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो वो काफी है। ठीक है, हैव फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, उतना काफी है, तुम्हें किसी प्रीस्ट या किसी चर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा मूवमेंट था मार्टिन लूथर का, इस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता था। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, जो पोप होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चर्च के साथ कनेक्शंस तोड़ देते हैं, जो भी प्रोटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
ठीक है। स्विट्जरलैंड के अलग अलग एरिया में मार्टिन लूथर का ये जो आइडिया ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मर्चेंट्स इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट्स को बढ़िया लग रहा था, ठीक है, मर्चेंट्स का फायदा हो रहा था इस चीज में, तो मर्चेंट्स भी इस चीज को प्रमोट करने लग जाते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर के आइडिया को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ फार्मर्स बोलने लग जाते हैं कि भगवान ने सबको बराबर बनाया, तो ऐसे में चर्च के लोग फार्मर्स से टैक्स क्यों लेते हैं। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं वो लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं चर्च के खिलाफ। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं रैडिकलिज्म, एंड मार्टिन लूथर रैडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। मार्टिन लूथर कहते थे कि तुम प्रीस्ट पे विश्वास मत करो, तुम भगवान के ऊपर विश्वास करो, है ना। पर मार्टिन लूथर इस चीज को बढ़ावा नहीं देते थे कि तुम चर्च को टैक्स पे करना बंद कर दो। ठीक है, तो 1525 के अराउंड भी हमने देखा है कि पेजेंट का जो रेबेलियन है उसे सप्रेस करने की बहुत बात करी है मार्टिन लूथर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, धीरे धीरे फ्रांस में और यूरोप के बाकी कंट्रीज में ये बातचीत होने लग जाती है कि प्रोटेस्टेंट को जैसे वर्शिप करना है करने दो, जो प्रीस्ट पे विश्वास रख रहा है करने दो, जिसको प्रीस्ट पे विश्वास नहीं रखना मत करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड में चर्च की, पोप की पावर कम होने लग जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है इंग्लैंड में जब किंग और क्वीन चर्च को संभालने लग जाते हैं एंड पोप की पोजीशन वीक पड़ जाती है। ठीक है, तो इन जनरल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कैथोलिक चर्च भी ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट से नहीं बच पाया। कैथोलिक चर्च के लोग भी ह्यूमनिज्म के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो स्पेन में एक पर्सन थे, इग्नाशियस लोयोला उनका नाम था। ठीक है, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ जीसस 1540 में, एंड वो अपने फॉलोअर्स को कहते थे जेसूट्स। ठीक है, एंड इनका मिशन क्या था, इनका मिशन होता था कि पूरे उनके एरिया में जितने गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है एंड अलग अलग कल्चर की नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोपरनिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोपरनिकन रेवोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वाज क्वेश्चन्ड। तो क्रिश्चियन नोशन में क्या होता था, लोगों को ना सिनर कहा जाता था। सिनर मतलब एक ऐसा आदमी जो पाप कर रहा है ना। तो इस चीज को अब साइंटिस्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि लोग हेवन, हेल, इन सारी चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोपरनिकस एक पर्सन थे, वो एक बहुत कमाल की चीज डिस्कवर करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी बदलने लग जाती है। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मार्टिन लूथर। कंटेम्प्रेरी का हमने मतलब समझा, मार्टिन लूथर के टाइम पीरियड में ही कोपरनिकस जिंदा थे। ठीक है, तो क्रिश्चियंस का क्या मानना था कि जो अर्थ है वो एक सिनफुल जगह है। ठीक है, सिनफुल मतलब अर्थ में लोग पाप ही करते रहते हैं, तो ये एक सिनफुल जगह है और पाप की वजह से अर्थ इतना भारी हो गया कि अर्थ हमारा बिल्कुल हिलता नहीं है। आज के डेट में हमें पता है कि अर्थ में रोटेशन होती है, रेवोल्यूशन होती है, पर उस टाइम पे क्रिश्चियंस मानते थे कि अर्थ बिल्कुल नहीं हिलता और इसका कारण क्या है, पाप के वजह से, सिन के वजह से अर्थ बहुत भारी हो गया। The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planets। उस टाइम पे क्रिश्चियन मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स के बीच में है और बाकी सारी चीजें अर्थ के आसपास घूमती हैं। पर कोपरनिकस जो थे उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था एंड उनको बहुत पहले पता चल गया था कि ऐसा नहीं है, सन बीच में है और हमारे सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। पर कोपरनिकस एक बहुत ही डिवोटेड क्रिश्चियन थे, उनको पता था कि अगर वो ये चीज ओपनली बोल देंगे तो सारे क्रिश्चियंस उनको मार देंगे, तो कोपरनिकस अपनी थ्योरी बहुत टाइम तक अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब कोपरनिकस मरने वाले होते हैं ना तो उनका एक फॉलोअर होता है जोआशिम नाम का। ठीक है, तो कोपरनिकस क्या करते हैं, अपने फॉलोअर से कहते हैं कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अगर लोग मुझे गाली भी देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी ये जो रिसर्च है ये तुम पूरे दुनिया में फैला दो। ठीक है, तो इट टुक टाइम, लोगों को थोड़ा टाइम लगा ये चीज मानने में, पर फिर धीरे धीरे आधे सेंचुरी के बाद लोगों को समझ आने लग जाता है कि हाँ कोपरनिकस सही बोल के गया था। हेवन एंड अर्थ क्या होता है, लोग इस चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जोहानस केपलर नाम के जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लोग भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हेवन, हेल, अर्थ, इन सब की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ओके, गैलीलियो जो थे उन्होंने इस चीज को कंफर्म करा
कि हाँ, जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं वो सही कह रहे हैं, सन के आसपास चीजें घूमती हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पे पता है जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक बुक थी केपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ठीक है। इस बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि सन के अराउंड चीजें राउंड शेप में घूम रही हैं, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ होता है। अगर ये सन है, हमने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में, ठीक है, तो ऐसे एक एलिप्टिकल सा पाथ होता है, ऐसे नहीं कि परफेक्ट सर्कल शेप में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। गलीलियो ने इस थियोरी को कंफर्म किया एंड ऑफ कोर्स बाद में हमारे जो आइजैक न्यूटन है वो थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन ले आते हैं, ठीक है। रीडिंग द यूनिवर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। गलीलियो एक बार बोलते हैं, बाइबल दैट लाइट्स द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क्स, ठीक है। तो एक बार गलीलियो रिलीजन को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि बाइबल में हेवन के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है ना, मतलब हेवन तक कैसे पहुंचे बहुत कुछ बोला जा रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करो तुम हेवन तक पहुंच जाओगे, पर हेवन है क्या, हेवन का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये सब बाइबल में नहीं लिखा है। कहाँ है हेवन, दिखता कैसा है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये सब बाइबल में नहीं लिखा है। तो ये लोग मतलब इनडायरेक्टली बाइबल को चैलेंज करते फिरते थे कि हेवन जैसा शायद कुछ होता ही नहीं, तुमने ये तो बता दिया हेवन तक पहुंचना कैसे है, पर हेवन कहाँ है, कैसा है, उसका सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें बाइबल में नहीं समझा रखी, ठीक है। Historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस टाइम पीरियड को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहते हैं। इस दौरान लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीजों के बारे में रैपिड इन्वेंशंस कर रहे थे, डिस्कवरीज कर रहे थे, रिलीजन को क्वेश्चन कर रहे थे, एंड इस टाइम को हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो स्केप्टिक्स थे, ठीक है, स्केप्टिक्स क्या होता है, जो मतलब विश्वास नहीं करते, ठीक है, भगवान के ऊपर, उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान कुछ नहीं है, शायद नेचर को ही लोग भगवान कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि शायद भगवान तो होते हैं पर पता नहीं क्या है भगवान, है ना। धीरे धीरे लोग रिलीजन को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इन आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने लगती हैं। पेरिस एकेडमी बनती है 1670 में, रॉयल सोसाइटी बनती है लंदन में, और यहाँ पे नेचुरल नॉलेज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड नॉलेज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसांस इन द 14th सेंचुरी, क्या सही में यूरोपियन रेनेसांस आया था 14th सेंचुरी में, क्या सही में 14th सेंचुरी में रीबर्थ हो गया था कल्चर का, ठीक है। तो देखो 14th सेंचुरी के लोग बिल्कुल ऐसा कहते होंगे कि हम रेनेसांस ले आए, वो लोग ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन को उन्होंने रीबॉर्न कर दिया, एकदम बदल दिया, ऐसा कहते होंगे। पर अगर आप आज के किसी हिस्टोरियन से पूछो ना, दे विल नॉट अग्री विद दिस, ठीक है। दे विल से दैट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड सब्स्टिट्यूटेड प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू फॉर क्रिश्चियन वन, कि हाँ चीजें बहुत बदल रही थी पर इतना भी नहीं बदल रही थी कि हम उसे प्रॉपर रेनेसांस कह पाए, ठीक है। इस दौरान हमारे हिस्टोरियंस का मानना है कि लोग ना चीजों को एग्जैजरेट करते थे, ठीक है, हल्का सा चेंज आया और लोग कहते थे कि हमने तो बहुत कुछ बदल दिया, ठीक है। चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, पर लोग इस टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते थे। जैसे ग्रीक एंड रोमन एम्पायर जब गिरा तो उन्होंने उसे डार्क एज कह दिया, ऐसा कोई डार्क एज था भी नहीं, तो लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते थे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इतना भी कोई बदलाव नहीं आया था। नो डाउट लिटरेचर एंड आर्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, पर उस डेवलपमेंट की इंस्पिरेशन भी कहाँ से मिली थी, रोमन एम्पायर एंड ग्रीक एम्पायर से ही मिली थी, ठीक है। जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है, क्लासिकल आर्किटेक्चर भी कहाँ से इंस्पायर्ड था, रोम एंड ग्रीक से ही इंस्पायर्ड था, ठीक है। नो डाउट इस दौरान टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग जाती है। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये थी कि प्रिंटिंग के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। इस दौरान कंपस जैसी चीजें हमें पता चल जाती हैं, हमें सी रूट्स याद हो जाते हैं, तो हम चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। इस्लाम एक्सपैंड हो रहा था, मंगोल्स एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। यूरोपियंस को ग्रीक एंड रोमन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, एंड इंडिया, एशिया, ठीक है, ऑल ओवर पूरे एशिया में भी डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड was that gradually private and public sphere of life began to become separate. इस दौरान हम देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव ये आया कि लोगों ने प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर ऑफ लाइफ को अलग मानना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ मतलब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ कैसे रह रही हूँ।
पब्लिक स्पेयर ऑफ लाइफ मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ डील करना, चर्च जाना, इसे पब्लिक स्पेयर ऑफ लाइफ कहा जाता था। ठीक है। इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोल। लोगों का मानना था कि एक इंसान का प्राइवेट रोल तो होता ही है, पर साथ ही साथ पब्लिक रोल भी होता है। एक और बहुत ही बढ़िया चीज जो इस दौरान हुई वो ये था कि एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती थी। उससे पहले आर्टिस्ट का नाम वगैरह नहीं चलता था। इस दौरान आर्टिस्ट, राइटर्स, ऑथर्स, ये सब पोएट्स बहुत ज्यादा फेमस होने लग जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। यूरोप की अलग अलग एरियाज की अलग अलग आइडेंटिटी बनने लग जाती है। फ्रांस की अलग आइडेंटिटी थी, जर्मनी की अलग आइडेंटिटी थी, इटली की अलग आइडेंटिटी थी। तो हर एक एरिया में अलग आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी और ये आइडेंटिटी लोगों के लैंग्वेज के साथ लिंक्ड थी। ठीक है। यूरोप पहले रोमन एम्पायर की वजह से लिंक्ड था, उसके बाद लैटिन और क्रिश्चियनिटी की वजह से लिंक था। ठीक है। तो अब यूरोप धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में बट रहा था, अलग अलग कंट्रीज में बट रहा था, जिसकी अलग आइडेंटिटी थी। विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो वेरी गुड, पैट योर बैक्स। हिस्ट्री का इतना बढ़िया लंबा चैप्टर तुम लोगों ने निपटा दिया। सो प्राउड ऑफ यू। आई होप यहाँ तक आप बच्चों को सब कुछ क्लियर है। अगर कहीं फंस रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रीच आउट इन कॉमेंट सेक्शन, बताओ क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए वो भी तुम लोग बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है anushya.k। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।